पहले की वीडियो में मैंने आपसे बताया था इंटरनेशनल लॉ के डेफिनेशंस, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके नेचर के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस के बारे में। तो आइए जानते हैं राष्ट्र संघ क्या कहता है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैंने बॉक्स बनाया है, इसको कहेंगे सिनॉप्सिस। साइनॉप्सिस में हमने राष्ट्र संघ के बारे में आज मैं किन किन चीजों पर बताऊंगी, तो ये मैंने यहाँ पर एक रूपरेखा तैयार की है, एक फॉर्मेट। तो देखिए हम आज जानेंगे राष्ट्र संघ का उदय क्या होता है, राष्ट्र संघ के अंग के बारे में, उसके कार्य, उसके कारण, उसकी दुर्बलताएं और उनकी कमियों के बारे में, और साथ ही साथ निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन के बारे में राष्ट्र संघ का। तो आइए जानते हैं, स्टार्ट करती हूँ मैं राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस के बारे में। कहते हैं कि जब देश के भीतर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके जो परिणाम थे वो बहुत ही भयंकर थे। तो इसलिए यदि सटीक लैंग्वेज में मैं कहूँ तो कहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों ने लोगों को यानी कि विभिन्न राज्यों को विवश कर दिया कि वो एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करे जो देश में क्या कर सके, विधि के आदर भाव को सम्मानित कर सके और साथ ही साथ देश के भीतर शांति और सुरक्षा को बनाए रख सके। इसी को देखते हुए मैंने लिखा भी है, कहते हैं कि राष्ट्र संघ, जिसको कि युद्ध का बालक भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समाज को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रणाली देने का प्रथम प्रयास रहा है। साथ ही साथ प्रसंविदा की प्रकृति की हम बात करें तो राष्ट्र संघ की प्रसंविदा की प्रकृति उन आंदोलन से प्रारंभ हुई है जो कि कब हो चुके थे, जो कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही प्रारंभ हो चुके थे। यदि हम इसके कॉन्सर्ट की बात करें तो यूरोप का में पहला इसका कॉन्सर्ट हुआ था, जिसको यहाँ से लिया गया था। हमने इसलिए कहा है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही क्या हो चुके थे, वो स्टार्टअप हो चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण की। तो देखिएगा हेग में 1899 में 1899 टू 1899 से लेकर के 1907 के मॉडल के रूप में रखा, किसमें, दूसरे चरण में। और इसके बाद बात आती है वर्सली संधि 1919 की। कह रहे हैं कि वर्सली संधि में क्या हुआ था कि जिस प्रकार से शांति और सहयोग सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं तो इसको एक वास्तविक रूप प्रदान हुआ था, किसमें, 1999 में वर्सलीज की संधि के साथ ही। अब हम बात करते हैं कि इसी टाइम पर 8 जनवरी 1918 को विल्सन ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रतिपादन किया था। और विल्सन कौन थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अब देखिए इस प्रकार से विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1920 यानी कि 10 जनवरी 1920 को देश के भीतर एक वैलिड क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 10 जनवरी 1920 को हुई थी। अब देखिए कह रहे हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और उसका जिसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं, अब तक मैंने आपको बताया राष्ट्र संघ का उदय, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के उदय के बारे में। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट वन। अब हम जानेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। और सेकंड पॉइंट हमारा बताता है कि राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो देखिए जो राष्ट्र संघ का गठन होता है वो उसमें 3 चीजें चाहिए होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है राष्ट्र संघ, सभा, सचिवालय और परिषद। आइए जानते हैं सभा के बारे में कि सभा क्या कहती है। कह रहे हैं कि देश के भीतर प्रत्येक वर्ष में एक सभा आयोजित की जाती है राष्ट्र संघ की। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि वैसे तो वर्ष में एक ही बार इसको किया जाता है, सभा गठित होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये एक से ज्यादा बार भी गठित की जा सकती है। उसके बाद हम बात करें सचिवालय की, तो कह रहे हैं कि सचिवालय का जो मुख्य व्यक्ति होता है वो महासचिव होता है, जो कि अधिवेशन से संबंधित, सभाओं का आयोजन करने से संबंधित, पंजीकरण करने से संबंधित सभी कार्य महासचिव करता है, किसमें, सचिवालय के भीतर। वहीं हम बात करें परिषद की, तो कह रहे हैं कि परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, फर्स्ट अस्थायी और अस्थायी करके। स्थायी सदस्यों के लिए हम बात करें तो हम बात करेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस आदि देश क्या कहलाते हैं, स्थायी कहलाते हैं। वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जो अस्थायी है, लेकिन आगे चलकर उन्होंने क्या किया, स्थायी अपनी मान्यता को एक्सेप्ट कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो ये थे राष्ट्र संघ के अंग। अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा देखिएगा, दिख रहा होगा आपको, ये कहता है राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्य। ठीक है, राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्यों को मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी राष्ट्र संघ के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र संघ के मुख्य कार्यों की। ठीक है, अटेंशन प्लीज ध्यान से सुनिएगा।
कह रहे हैं कि एक प्रोफेसर गुडस्पीड हैं, एक ऑथर है गुडस्पीड जिनका नाम है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र संघ का जो मुख्य कार्य है, हम बात कर रहे हैं ना इसकी प्रमुख कार्य की, तो कह रहे हैं कि राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य क्या है। राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग करना। इसी चीज को देखते हुए राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 3 प्रकार से प्रयास किए जाते हैं। वो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट कहता है कि जहाँ पर शांति और व्यवस्था की बात हो तो वहाँ पर झगड़ों के द्वारा ना होकर के एक शांतिपूर्ण माहौल से उस मैटर को सॉल्व किया जाना चाहिए। वहीं सेकंड कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता, जुरिस्डिक्शन की हम बात करते हैं तो वो जुरिस्डिक्शन जो है वो कुछ ही अपवादों के साथ स्वीकार करनी चाहिए। थर्ड एंड लास्ट कहता है कि जहां पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के समस्त साधन विफल हो जाए तब ऐसी अवस्था में दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अतिक्रमकों को दंडित किया जा सकता है थर्ड पॉइंट के अंदर। तो ये था राष्ट्र संघ की प्रमुख कार्य, ठीक है, जो बताए हैं प्रोफेसर गुडस्पीड ने। और उन्होंने एक ही लाइन कही है कि राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य क्या है, देश में शांति, व्यवस्था और सुरक्षा और सहयोग बनाए रखना। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, राष्ट्र संघ के विघटन के कारणों की हम बात करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि राष्ट्र संघ का विघटन हुआ है। अब बात कर रहे हैं राष्ट्र संघ के विघटनों के कारणों की। ठीक है, तो देखिए 15 नवंबर 1920 में राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था। उसके बाद सबसे लास्ट अधिवेशन जो हुआ था वो 6 अप्रैल 1946 में हुआ था। हम बात कर रहे हैं जब देश के भीतर प्रथम अधिवेशन इसका बुलाया गया, कब, 15 नवंबर 1920 को। तो कह रहे हैं कि यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के पिछले 20 वर्षों के इतिहास को देखें, 20 वर्षों का इतिहास कैसे हुआ, 1920 टू 1930, लेकिन 1920 टू 1930 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम करेंगे 1920 टू 1940। तो कह रहे हैं कि अपने 20 वर्षों के संयुक्त राष्ट्र संघ के 20 वर्षों के इतिहास को देखने से ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्र संघ अपने समस्त कार्य को करने के लिए सफल रहा है और सक्रिय रहा है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिनके कारण राष्ट्र संघ का क्या हो गया है, विघटन हो गया है, या फिर पतन, हम कहें पतन हो गया है। आइए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में, वे कौन कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण राष्ट्र संघ का क्या हो गया है, पतन हो गया है, उसका विघटन हो गया है। तो देखिए मैंने यहाँ बनाया है राष्ट्र संघ के विघटन के कारणों को हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं मेन कॉज को। फर्स्ट कहता है कि 1923 इटली ने कारफू, अब सुनिएगा, समझिएगा ध्यान पूर्वक। कह रहे हैं कि 1923 में इटली ने कारफू नामक एक महाद्वीप पर आक्रमण किया था, लेकिन वहाँ सुरक्षा परिषद ने, यानी कि वहाँ हम बात करें तो राष्ट्र संघ ने कोई स्टेप नहीं उठाया इसकी सुरक्षा को लेकर। वहीं सेकंड की हम बात करें तो 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया और वहां पर भी राष्ट्र संघ ने क्या किया, मूक दर्शक बना रहा। 1935 में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया और वहां पर भी उसने कोई इसको बचाने के लिए कोई कार्य नहीं किया, किसने, राष्ट्र संघ ने। वहीं हम बात करें फोर्थ एंड लास्ट कि 1939 में रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण किया, लेकिन वहां पर भी राष्ट्र संघ एक दर्शक मात्र बनकर रह गया। तो कह रहे हैं कि इन उपरोक्त घटनाओं को देखते हुए, तो जो ये घटनाएं मैंने आपको 4 बताई हैं, तो कह रहे हैं कि उपरोक्त घटनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र संघ ने जब यहाँ कोई भी स्टेप नहीं लिया, मूक दर्शक मात्र बना रहा, देखता रहा, तो कह रहे हैं कि उसने यहाँ पर इससे दर्शित होता है कि राष्ट्र संघ की कमियों को उजागर किया इन सब घटनाओं ने, और बताया कि राष्ट्र संघ में कितनी कमियां हैं। अब कह रहे हैं कि इसीलिए लास्ट में अंतिम अधिवेशन 6 अप्रैल 1946 में बुलाया गया और क्या इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब हम बात करें राष्ट्र संघ की दुर्बलताओं और कमियों की। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, जो साइनॉप्सिस मैंने बनाया है, मैं बार बार इसी पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ क्योंकि इसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पहला सिनॉप्सिस मेंटेन किया है जिसके जरिए आसानी से समझ सकते हैं राष्ट्र संघ के बारे में। फिफ्थ पॉइंट हम जानेंगे राष्ट्र संघ की दुर्बलताएं और कमियों के बारे में। राष्ट्र संघ की दुर्बलताएं और कमियां क्या है, तो आइए जानते हैं इसकी कमियों को। कह रहे हैं कि सर्वसम्मति का सिद्धांत राष्ट्र संघ के लिए क्या हुआ, घातक सिद्ध हुआ। राष्ट्र संघ में सबसे पहला जो मिस्टेक हुआ वो ये हुआ, यानी कि जो दुर्बलताएं, हम कमियों की बात कर रहे हैं कि सर्वसम्मति का सिद्धांत राष्ट्र संघ के लिए घातक सिद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया था कि सबकी सम्मति जो होगी वो क्या होगी, अनिवार्य होगी, लेकिन जो देश था वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक अपने आप से ही विभिन्न गुटों में बटा हुआ था। जब गुटों में कोई देश बटा हुआ था तो सबकी सहमति का होना इम्पॉसिबल होता है।
वहीं सेकंड की बात करें तो राष्ट्र संघ में अमेरिकी राष्ट्रपति, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम था विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका को सीनेट का अनुसमर्थन नहीं मिला, जिसके कारण अमेरिका इसका सदस्य राष्ट्र नहीं बन सका। वहीं हम थर्ड की बात करें, परिषद सभा के कार्य विभाजित नहीं थे, जो उनके वर्क थे वो आपस में डिवाइडेबल ही नहीं थे, इसलिए मत प्राप्त नहीं हो सका। फोर्थ कहते हैं कि सदस्य परिषद के विनिश्चय द्वारा बाध्य नहीं थे, यानी कि जो सदस्य परिषद थे वो उसके ऊपरी जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, उसको मानने के लिए वो बाउंडेबल नहीं थे, बाउंड नहीं थे। फोर्थ फिफ्थ हम कह रहे हैं कि महाशक्तियों ने अपने निजी स्वार्थ को सर्वोपरि रखा। उन्होंने क्या किया, सबसे मेन बात, अपने निजी स्वार्थ को देखा और अपने निजी स्वार्थ को सर्वोपरि रखा। तो ऐसी अवस्था में एक मत का होना अनिवार्य, मतलब इम्पॉसिबल ही समझिए। सिक्स्थ एंड लास्ट कहता है कि राष्ट्र संघ विश्व में शांति बनाए रखने के लिए अपने प्रमुख कार्य में असफल रहा। हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुई थी वो देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, राष्ट्र संघ का जो मुख्य कार्य था उसमें राष्ट्र संघ अपना असफल हो गया। अब देखिए हम जानते हैं निष्कर्ष के बारे में, मेन आता है कंक्लूजन क्या कहता है। हम अधिकतर पूछा जाता है कि राष्ट्र संघ विफल हो गया तो उसके क्या कारण थे, क्या कमियां थी, कुछ कमियां भी रही होंगी जब राष्ट्र संघ बना, उसका विघटन हो गया। तो आइए जानते हैं निष्कर्ष के बारे में। हमने आपको बताया है अब तक, उसी के आधार पर एक निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए केवल राष्ट्र संघ के सदस्य ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, सदस्य राज्य हम कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्र संघ की प्रसंविधा इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अब इन्होंने कहा कि इससे इसका पतन हुआ, परंतु यह कहना अनुचित होगा कि राष्ट्र संघ ने कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की। राष्ट्र संघ ने अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ, मैं भी आपको बताऊंगी। वास्तव में राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के इतिहास में उसने क्या किया, अपनी उपलब्धियों को उसने जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं वो छिप गई हैं उसकी इन कमियों के कारण। ठीक है, अब प्रसिद्ध विधि शास्त्री है कॉर्बेट है, तो कॉर्बेट ने अपने मत को रखा है इसके अकॉर्डिंग, और कॉर्बेट कह रहे हैं राष्ट्र संघ के निष्कर्ष में। तो जानते हैं कॉर्बेट के मत को। कॉर्बेट का कहना है कि राष्ट्र संघ की असफलताएं इतनी स्पष्ट और बड़े पैमाने पर थी कि उन्होंने इसके अंतर्गत समस्त उपलब्धियों को ही छिपा दिया। इसके बाद उन्होंने बताया, वास्तव में हम बात करें तो इतनी संस्थाएं और प्रक्रिया प्रारंभ की जिनका आज भी लाभकारी प्रयोग होता है। किसने प्रारंभ की थी, राष्ट्र संघ ने। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हम जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हम बात करते हैं वो सर्वप्रथम राष्ट्र संघ के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं प्रशासन को वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्र संघ का विघटन हो गया, राष्ट्र संघ का पतन हो गया तो उसकी कोई उपलब्धि ही मात्र ही नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपने जाना राष्ट्र संघ के बारे में। आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू।